क्योंकि ये शास्त्र हमारा कोई बकवास नहीं है, आजकल ये कुछ फैशन बन गया है। तो मैं जरा फैशन से परे और वैदिक रूप से जो चीज़ सही है मैं उसके बारे में लोगों को बताता हूँ। आपने मकान खरीदना है या किराए पे लेना है, तो आपको 80% जो मकान मिलेंगे बिकने वाले बड़े अच्छे, बड़े स्वैंकी, अभी नए बने, 2 साल पहले बने। भैया जब 2 साल पहले बने, किसी आदमी ने इतने शौक से बनाया तो बेचने पर क्यों आ गया? क्योंकि उसका वास्तु सही नहीं है। 10वीं मंजिल का पेंट हाउस था, लेकिन सारे वास्तु दोष उसमें थे, सिर्फ लोकेलिटी और मकान को देख के। लेकिन वो जो कर्म हुए मेरे इस मकान में, दरवाजे के सामने खंभा, उसके सामने लिफ्ट, साउथ वेस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में मकान कटा हुआ, साउथ ईस्ट में किचन। ओ माय गॉड। आज के हमारे गेस्ट रहे गुरुजी डी नारायण, जो पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी स्टडी की एज अ मेडिकल स्टूडेंट और ही इज़ अ PhD होल्डर इन एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद उन्होंने टिश्यू कल्चर पे भी एक डिग्री हासिल की। इट वाज फ्रॉम इज़राइल। एंड देन उन्होंने जेम्स की जो स्टडी है वो कंप्लीट की फ्रॉम स्वीडन। एंड ही हैज़ been practicing all these Vedic services for last 60 years. जी हाँ, 60 years से he is practicing all these Vedic grunts and all these different services like Vastu, like astrology and all other related sciences. He is an expert in all these sciences because उन्होंने इतना बड़ा experience है उनके पास। And आज हमारे साथ वो बात करेंगे, जहाँ हम बात करेंगे उनसे about वास्तु। क्या क्या confusions हमने create कर ली हैं, क्योंकि इतने podcasts हैं, इतनी reels हैं, इतने छोटे छोटे shorts हैं जो all around Facebook, all around TikTok, all around Instagram, YouTube, हर चैनल पे हैं। उसमें confusion ज़्यादा create कर दिए rather than clarify करने के लिए। So आज हम very basic conversation करेंगे उनके साथ about the वास्तु, जहाँ पे हम clarifications लेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे इसका process आगे बढ़ा, और क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो वास्तु में की ही नहीं गई। It's a proper साइंस, और उसमें कई चीज़ें बताई गई हैं, कई चीज़ें हमने खुद ही डेवलप कर ली हैं एज द टाइम हैज़ गॉन बाय। सो आज हम ये सारी बातें करेंगे गुरुजी से। सो आइए मिलके उनका वेलकम करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। वैसे मैं जल्दी कहीं जाता वाता हूँ नहीं क्योंकि इस बारे में बहुत से लोग जो सीरियसली जानना चाहते हैं वास्तु के बारे में, क्योंकि ये शास्त्र हमारा कोई बकवास नहीं है, आजकल ये कुछ फैशन बन गया है। हाँ। तो मैं ज़रा फैशन से परे और वैदिक रूप से जो चीज़ सही है मैं उसके बारे में लोगों को बताता हूँ। और मेरा लाइफ का जो मिशन है वो लोगों को अपने सनातनी पद्धति और वैदिक शास्त्र के प्रति जागरूक करने का है। मैं लोगों को बताता हूँ कि ये कोई ठग विद्या या कोई यूं ही फैशन की चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। तो हम उसके बारे में जो सीरियस लोग हैं जो जानना चाहते हैं, हम उनको वो बताते हैं। दैट्स ग्रेट। ये बहुत बढ़िया बात की आपने कि ये शास्त्र है एंड इट्स अ साइंस। तो यहीं से स्टार्ट क्यों ना करें कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? हाँ, फाउंडेशन कहाँ से आई, कब स्टार्ट हुआ? और बिल्कुल देखिए, वास्तु शास्त्र, एक तो बहुत से लोग इसको मिसकंसेप्शन लेते हैं वस्तु और वास्तु में। राइट। एक बहुत बड़ा फर्क है। वस्तु कमोडिटी को बोलते हैं, ठीक, और वास्तु जो है संस्कृत में इंजीनियरिंग को बोलते हैं। ओके। अच्छा। ये विश्वकर्मा जी हमारे इस विश्व के सबसे पहले इंजीनियर हुए हैं। हाँ जी, राइट। जिनको ब्रह्मा जी ने स्वयं ज्ञान दिया था। तो वस्तु और वास्तु इज इंजीनियरिंग। हाँ जी। तो होता क्या है कि ये
इसका जो उद्गम है हाँ जी। ये हमारे पुराणों में एक आता है पुराण, वामन पुराण। ठीक है जी। इसका उद्गम वहां से है। और उसके बाद में ये श्रुति संहिता में इसका उल्लेख आया है, जो एक ऑथेंटिक ग्रंथ है। और बहुत से लोगों को लगता है कि कहीं बाहर का है, नहीं, ये शुद्ध रूप से वैदिक प्रणाली पर आधारित है, वास्तुशास्त्र। ठीक। और इसके होने से लोगों को अगर सही जानकारी ना हो तो जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक। अब जैसे आप देखेंगे बहुत सारी बिल्डिंग हैं जो हजारों हजार साल पहले बनी और आज भी इंटैक्ट है। राइट। हाँ जी। मीनाक्षी देवी का मंदिर देखिए, खजुराहो का मंदिर देखिए, आज भी इंटैक्ट है। और वास्तु प्रिंसिपल से गड़बड़ हुआ तो ट्विन टावर का हश्र देख लीजिए अमेरिका में। राइट। तो वास्तु प्रिंसिपल जो हैं ये बहुत आवश्यक है हमको जानना। तो गुरुजी, जैसे आप बात कर रहे थे कि वास्तु में काल पुरुष का क्या सिग्निफिकेंस है, वो कहाँ पे आते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। और हमारे पास अक्सर जो लोग आते हैं वो काल पुरुष के बारे में बात करते हैं। काल पुरुष जो है ये ज्योतिष में होता है। वास्तु जो हमारी कुंडली होती है वो काल पुरुष की कुंडली होती है। इस पर हम किसी आपको एक और एपिसोड में हम पूरी चर्चा करके बताएंगे। यहाँ जो होता है उसको हम बोलते हैं वास्तु पुरुष। ओके। वास्तु पुरुष एक मुद्रा में वास्तु पुरुष होता है जिसके दोनों हाथ छाती पर ऐसे जुड़े होते हैं और दोनों पैर ऐसे करके नीचे जुड़े होते हैं और कोहनियां यूं 90 डिग्री पर होती हैं और उसका सिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होता है। ठीक। और पैर जो है साउथ वेस्ट में होता है। तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है। और जिस प्रकार से काल पुरुष कुंडली जो है वो 12 भागों में बांटी गई है, लेकिन वास्तु पुरुष की जो कुंडली होती है इसको कुंडली नहीं बोलते हैं, इसको मंडला बोलते हैं। जो मंडला अष्टकमल पे बना होता है, 8 पंखुड़ियां, 8 पंखुड़ियां 8 दिशा को बताती हैं। ठीक ठीक ठीक। और वास्तु पुरुष जो है वो उसमें लेटे होते हैं। तो उस हिसाब से मकानों की संरचना करनी होती है और उस पूरे चार्ट को, उस मंडला को हम 45 भागों में बांटते हैं। वो हर भाग एक विशिष्ट देवता का प्रतिनिधित्व करता है, एक देवता को रिप्रेजेंट करता है। ये तो बहुत डिटेल्ड है। जी, बहुत डिटेल्ड है। इसीलिए किसी दिन हम अलग चर्चा कर लेंगे कौन सा देव। इसीलिए होता है कि कौन सी चीज हमको कहाँ रखनी चाहिए। कोई चीज अगर कॉन्ट्रडिक्ट करेगी तो आपके लाइफ में ठीक नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं दूध पिया तो शिकंजी मत पियो भाई। राइट। दोनों विधर्मी हैं। हाँ, दोनों का गुण धर्म डिफरेंट है। ऑपोजिट। इसीलिए हमारे कहते हैं मछली खाने के बाद दूध नहीं पीते। हाँ जी। शिकंजी खाने के बाद दूध नहीं पीते। तो इसी प्रकार से जैसे नॉर्थ ईस्ट है हमारा, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल तत्व है। अब वहां अगर आप किचन बना दोगे, आग पड़ गई, पानी और आग एक साथ कैसे रहेंगे? गड़बड़, बिल्कुल। तो वो देवमूला है और वो कुबेर का भी घर है। तो इस वजह से उसके जो 45 देवता हैं उनको 45 खाने में। एक हम छोटा सा उदाहरण देते हैं। हाँ जी। जब हम लोग मैंने तो ज्योग्राफी में भी पढ़ाई करी है। हाँ जी। तो ज्योग्राफी में जब हम मैप बनाते थे तो ग्राफ पेपर लेते थे। हाँ जी। उसमें छोटे 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 खाने होते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राइट। और आज भी जब हम कोई चार्ट बनाते हैं, ग्राफिक्स लेते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। हाँ तो छोटे पार्ट को कवर करना ज्यादा आसान होता है। हाँ जी। यस। तो इसीलिए इसको 45 देवताओं को सुपुर्द किया गया है कि ये जगह की जिम्मेदारी आपकी है। अगर हम उस देवता को खुश करते हैं, उसके मुताबिक चीजें रखते हैं, तो पौबारा आपकी तो चीजें बिल्कुल सही बनेंगी।
लॉन्ग लास्ट करेंगी, जैसे वो एशियंट बिल्डिंग्स की जो आपने बात बताई, टेम्पल्स की बताई। गुरुजी एक बात और, आप जैसे अभी बिगनिंग में ये सब डिस्कस कर रहे हैं, बहुत लोग फेंग शुई और वास्तु को ऐसे मानते हैं कि ये एक चीज़ है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी ऐसे हैं, सेम है। समटाइम्स वो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, गेस। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। फेंग शुई और वास्तु ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसा आप समझो, एक है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विच इज वास्तु, और फेंग शुई है आपका डेकोरेशन एंड फिनिशिंग इनर साइड। ओके, यहाँ क्या करोगे, इंटीरियर डिजाइन, क्या करोगे, इंटीरियर डिजाइन। अगर आपकी बिल्डिंग टेढ़ी बनी है, मुझे याद है मैं उन दिनों पढ़ता था, दिल्ली में जो विकास मार्ग है, विकास मार्ग पर एक डीडीए की बिल्डिंग थी जो 10 साल खाली पड़ी थी, क्योंकि वो बिल्डिंग बननी शुरू हुई और टेढ़ी बन गई थी बिल्डिंग। ओके। 15-20 मंजिल की उस जमाने में बिल्डिंग काफी बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी, वो बिल्डिंग ऐसी टेढ़ी बन गई थी। तो स्ट्रक्चरल फॉल्ट था। पिज़ा की मीनार है, मैं इटली गया, वहां मिनारेट ऑफ पिज़ा मैंने देखा, वो टेढ़ी है। वो इनिशियली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई उसमें, या तो फाउंडेशन में या कंस्ट्रक्शन में, इसलिए दुनिया परेशान हो गई। तो वास्तु क्या है, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। तो अगर आपने सही चीज सही जगह पर नहीं बनाई तो गड़बड़ होगी। जैसे ले लीजिए रेल की पटरी है, हाँ जी, दोनों बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। अगर यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर भी अगर वो डिफ्लेक्ट करी तो यहाँ नहीं तो 20 किलोमीटर बाद जाके ट्रेन डिरेल हो जाएगी। तो अगर आपने बनाया ही गलत है, प्रिंसिपल्स गलत है, तो चीज नहीं चलेगी। फेंग शुई ये चाइना में आया है। चाइना में ये करीब करीब समझिए इसका उद्गम जो है 2500 साल के आसपास का बनता है, और इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है मिंग डायनेस्टी में। तो इनका जो प्रिंसिपल है वो एनर्जी बेस्ड है। एनर्जी का फ्लो कैसे हो, भाई फ्लो तो तब होगा ना जब आपने उसको चैनल बनाए हो। हमारे घर में एसी एक आजकल बाहर लगता है, हाँ जी, और पूछते भाई 6 कमरे हैं, 8 कमरे, 10 कमरे हैं, तो सब जगह एक आउटलेट देते हैं ना। हाँ जी, हाँ आज जी। हर कमरे पे दीवार पे एसी नहीं टंगा होता है। हाँ जी, आज हमारे पास सेंट्रलाइज एसी होता है, राइट। हीटिंग भी सेंट्रलाइज होता है। ऐसे तो 20 एसी टंगे रहे हैं हर कमरे की दीवार पे। तो फेंग शुई ऐसा ही है। फेंग शुई कब बनेगा, जब आप मकान बना के चैनल बना लोगे, तो वो काम हुआ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ना। उसके बाद में आप लालटेन लगाओ, चीनी सिक्के लगाओ, वो फेंग शुई में आया। पर अगर अपन ने वास्तु ही सही कर लिया तो उसमें भी तो एनर्जी जो अलग अलग आपने बताया। तो जब आपने जो मैंने आपको बताया 35 देवताओं के हिसाब से हमको क्या बनाना है, अगर हमने वो बना लिया तो हमको किसी की उधार की चीज लेने की जरूरत नहीं है। वो एनर्जी तो ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी, फ्लो करेगी। क्योंकि हम वो काम करते नहीं। हाँ, और हर काम हमको कुछ चाहिए है। हाँ जी, ये हमने देख लिया। आज हम देखते हैं हर आदमी वास्तुशास्त्री बना फिर रहा है। 10 आप भी वीडियो देख लीजिए, हर जगह पे व्हाट्सएप पे पढ़ लीजिए, आप भी वास्तुशास्त्री हो गए, इतना तो हो ही जाओगे। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो उस वक्त लोग 2-4 एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ के और लड़कियों का हाथ देके, लड़कियों को सबसे ज्यादा रहता है हाथ दिखवाने का। हाँ जी, क्योंकि उनको अपने घर से दूसरे घर में जाना रहता है, उनको ज्यादा उत्कंठा होती है। हाँ जी। और यहाँ भी देखिए जितने बाबा मिलेंगे वो बेवकूफ औरतों को ही बनाते हैं सबसे पहले। सही। सबको मालूम है कोई बाबा आपका धन दुगना नहीं कर सकता कुछ पैसे लेके। अगर कर सकता होता तो अपन ही कर लेता, फिर भी लोग चक्कर में जाते हैं।
राइट। तो वास्तुशास्त्र एक हमारा जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, इसको लॉर्ड मैकाले ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से, बड़े प्लान्ड वे में इसको बर्बाद किया है। ओह, ओके। हमारा शास्त्र बहुत एलोबोरेटेड था और अरब यात्री इब्न बतूता और चाइनीज ट्रैवलर वेनसांग दोनों ने अपनी किताब में इसके बारे में, हमारे वास्तुशास्त्र के बारे में जिक्र किया है। आप इसी इंडिया में देख लीजिए कितने सारे किले बने। हाँ जी। कुछ आज भी आबाद है, 400 500 साल बाद भी। हाँ जी। 1000 साल बाद भी। हाँ जी। कुछ बनने के 200 साल में ही उजड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो वास्तु हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये जो शास्त्र है इसका फंग शुई से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। दो बिल्कुल अलग विधा है। जैसे हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। हाँ जी। कि 4 + 4 8 होगा। हाँ जी। अब आप अमेरिका में जोड़े, चाइना में जोड़े, हम लोग यहाँ मेलबर्न में बैठे हैं, यहाँ जोड़े, आप कहीं जोड़े, कहीं भी 8.25 या 7.25 नहीं होगा, 8 ही होगा। हाँ जी। 8 ही होगा। तो वास्तु अपने आप में एक परिपूर्ण शास्त्र है, साइंस है। फंग शुई एक छोटी विधा है। उसमें आप जो ची होता है एनर्जी, उसको आप दाहिने बाएं डाइवर्ट करते हैं, जहां कम है वहां बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आज आपके वहां मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा है तो आप वहां पर एक बूस्टर लगा लेते हैं, राउटर लगा लेते हैं, रिपीटर लगा लेते हैं। फंग शुई उसी टाइप का है। तो गुरुजी, जैसे आपने कहा कि जो ये वास्तु है ये भारत में स्टार्ट हुआ और आज हम मेलबर्न में बैठे हैं, इक्वेटर की दूसरी साइड पे, भारत जो है उस दूसरी साइड पे है। तो जो वास्तु है वो इक्वेटर के, मतलब आप कहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उसमें सेम कैलकुलेट होगा या उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है? हमारे ख्याल से दिस इज द ब्रिलियंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। हमारे को बहुत से लोग पूछते हैं और मैं बहुत से लोगों का देखता हूँ जो कहते हैं नहीं जैसे वहां होता है यहाँ उल्टा हो जाएगा। भाई यहाँ पर खगोलीय स्थिति अलग होती है, लेकिन क्या यहाँ के पोलर अलग होते हैं? पोलैरिटी क्या अलग होती है? पृथ्वी सिर्फ हम लोग अनादिकाल से मानते हैं कि पृथ्वी गोल है। हाँ जी। इसीलिए हमारे वहां कहते हैं भूगोल। हाँ जी। यहां नहीं कहते। आज भी क्रिश्चियनिटी में फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, इस्लाम में आज भी धरती चपटी है, लेकिन हमारे जमाने में हजारों साल पहले भूगोल। और अगर आपने देखा हो तो विष्णु का 10वां अवतार जो वराह अवतार है, वराह माने सुअर, जिन्होंने अपने दांत पे पृथ्वी को रखा है गोल। या दूसरी अगर माइथोलॉजी में जाएं जहां शेषनाग ने पृथ्वी को, शेषनाग है नहीं, हम इस पे नहीं जाते, हम इस पे जाते हैं कि अनादिकाल से ये मानते हैं कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी और पृथ्वी गोल है। हाँ। वहां तो चपटी पृथ्वी है नहीं कि बिल्कुल कि अर्थ इज राउंड। इवन जब हम पढ़ा करते थे 68-69 में, तो उस वक्त भी हम लोग को पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी का शेप नाशपाती की तरह है, एक साइड में धसा हुआ, एक साइड में इलोंगेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बाद में 200-250 साल पहले इन लोग को पता लगा। इनकी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है यही मुश्किल से 300 साल की है। और हमारे वहाँ राजा जय सिंह प्रथम जो है जयपुर में 500 साल पहले ही इतनी बड़ी ऑब्जर्वेटरी बना के चले गए। बना दिल्ली में जंतर मंतर जो बना वो भी 500 साल से ऊपर का पुराना है। उन्हीं नहीं बनारस में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है मान मंदिर घाट पे, वो भी इतनी ही पुरानी है। तो हमारा तो शास्त्र बहुत पुराना है। तो अब आपके हम प्रश्न पर आते हैं कि इक्वेटर से नीचे है या ऊपर है। हमारे ये जो अष्ट दल कमल जो मंडला है वास्तु का,
8 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4। अब उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट 8वीं। अब हमारे पास शास्त्रों में 10 दिशाओं में, तो 10वीं दिशा कौन होती है? 9वीं आकाश, 10वीं पाताल। तो ना आप आकाश में मकान बना सकते हो, ना आप पाताल में जाके बनाओगे, रहोगे तो पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर आपको 10वीं दिशा मिलेगी। अभी कोई सज्जन हमको मिले थे, वो हमको कह लगी जी वो 16 दिशाएं होती हैं। हम कहा भाई 16 दिशा नहीं होती है, 16 कलाएं होती हैं। ओके। 16 तरह के आर्ट होते हैं, इसीलिए कृष्ण को बोला गया है 16 कलाओं में संपूर्ण माहिर। वो उसमें सर्वगुण संपन्न है। 16 कला, 16 कला किसके हिसाब से? हम चंद्रमा को शुरू करते हैं प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक, ये होती है 16 कलाएं। क्योंकि 16वें दिन वापस वो पूर्णत्व को प्राप्त करता है। ये तो एक अलग शनय तो ये एक अलग विषय, अलग विषय बिल्कुल। लेकिन 8 दिशाएं होती हैं। 8 दिशाओं के 8 हमारे 10 दिक्पाल होते हैं। हर दिशा का मालिक एक होता है। तो जैसे वो सुंदरकांड में एक जगह प्रसंग आया है कि जब हनुमान जी चलते हैं वो सीता माता से वो लेकर के, और वहां पर जब रामचंद्र जी सेना चढ़ाते हैं लंका पर, तो चिग्गर है दिग्गज ढोलमई गिरिलोल सागर खर भरे, कि जिसके चलने से धरती कंपायमान हो जाती है। तो 10 दिशाओं के दिक्पाल घबरा जाते हैं, अब क्या प्रलय आने वाला है। धरती चित्कार करती है, डोलमई, धरती डोलने लगती है। तो होता क्या है कि जब ये गोल कोई चीज है, पोलरिटी तो 2 ही है, नॉर्थ और साउथ। कहीं इधर उधर देखा है पोलरिटी? नहीं होता ना। नहीं। तो वास्तु पुरुष का जब मैंने बताया कि मंडला में सिर्फ हमेशा नॉर्थ ईस्ट को रहेगा। आप कहीं रहो, अगर आपके पास गेंद नहीं, तो मैं एक छोटी से उदाहरण से इसको गेंद मान लीजिए। हाँ जी। ये हो गया इक्वेटर। ठीक है। ठीक, हम ऑस्ट्रेलिया में यहां पर हैं और कोई रशिया में यहां पर है। तो नॉर्थ ईस्ट तो आप जहां से होगे आपका कंपास वहां से बताएगा। अब जापान अगर कुछ डिग्री हमारे ऊपर है, वो तो ईस्ट में हुआ ना। तो ईस्ट में होगा और ये नॉर्थ होगा, तो उसका नॉर्थ ईस्ट जाकर के सखालिन प्रोविंस के आसपास में कहीं आएगा, लेकिन नॉर्थ वही रहेगा। नॉर्थ वही रहेगा। गॉट इट। हाँ जी बिल्कुल। और साउथ यही रहेगा। अब हमारे यहाँ मेलबर्न से और साउथ पोल तक सिर्फ 6 घंटे की फ्लाइट है। हाँ बीच में कुछ नहीं है। हाँ जी। तो हमारा दक्षिण जो है वो तो साउथ पोल को ही इंगित करेगा ना। तो जो लोग ये समझा, देखिए आज के दिन में आप कोई भी हो और आप बहुत वेल वर्स्ड हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, उस पे आप जो क्रैप बोलिए, दे आर द टेकर्स। हाँ जी। जो लोग कुछ, जिनको कुछ अलग चाहिए है, वो आप कुछ भी बोल दीजिए, वो मान लेते हैं। अगर आज इतने साइंस के एडवांस होने पर भी जो लोग फ्लैट अर्थ में बिलीव करते हैं, तो वो अगर उसमें बिलीव करते हैं कि नहीं यहाँ की उल्टा, कैसे उल्टा हो जाएगा? अगर ये है, आप ये बताओ, नॉर्थ में हम ऐसे खड़े हैं तो साउथ में आके हमको सिर के बल खड़ा हो जाना चाहिए? ये बताओ आप हमें। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है वो कैसे बदलेगा? क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है वो वही रहेगी रिगार्डलेस कि वो हमारे वहां सप्तऋषि मंडल है, नॉर्थ में दिखता है, साउथ में सप्तऋषि नहीं दिखता है। हाँ जी। यहाँ क्या दिखता है? सटन क्रॉस, जो सप्तऋषि जैसा ही है। और ये ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, किसी को थोड़ा समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। बिल्कुल। तो वास्तु इन्हीं प्रिंसिपल पे काम होता है, प्रिंसिपल नहीं अलग होते। अब जैसे आइंस्टीन ने फार्मूला दिया ना, E = mc²।
अब ऐसा तो नहीं है कि E=mc² खाली लंदन में काम करेगा या अमेरिका में काम करेगा, हिंदुस्तान में नहीं काम करेगा। आज टेलीविजन हर जगह फैल गया। टेलीविजन कैसे जाता है? वेव्स पे जाता वेव्स है पे ना? जाते, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका फार्मूला क्या है? V=n लैम्डा। V इज द वेलोसिटी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। उसी के हिसाब से हमारा एंटेना काम करता है। तो वो क्या अमेरिका में बदल जाता है? बिल्कुल। जो ये कह रहे हैं कि उल्टा हो जाता है, वो गलत इंफॉर्मेशन गलत है। हाँ, दैट्स टोटल। जब आपका पोलर नहीं चेंज होता, आपकी पोलरिटी नहीं चेंज होती, तो आपका वास्तु कैसे चेंज हो जाएगा भाई? बिल्कुल। हमको कोई लॉजिक नहीं, दैट्स वेरी लॉजिकली आपने जो एक्सप्लेन किया, दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। क्योंकि मैं वो आदमी हूँ, देखिए मेरा लाइफ का मोटो ये कि लोगों को मैं अपने वैदिक रीति से जोड़ूं। देखो मैं काफी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। हाँ जी। और आज ये जो वेशभूषा है वो मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैंने सन्यास नहीं लिया है। मेरे भी बीवी बच्चे परिवार है। हाँ जी। मेरे को 5 बार हार्ट अटैक आया। 3 बार मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, और उसके बावजूद मैं अगर बचा हूं तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे कुछ काम सौंपा है। क्योंकि मैं इस लाइन में पिछले 60 वर्षों से हूँ। ओके। और मैं सारी दुनिया घूमता हूँ। हाँ जी। मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। तो जो भी आता है मैं उसको बताता हूँ। तो मेरा लाइफ का मोटो है कि आपको सही बात शास्त्रों में क्या है, और मैं प्रमाण दे सकता हूँ। और जो व्यक्ति ये बात कहता है कि ये उलट जाता है, मुझे प्रमाण दे दो किस शास्त्र में लिखा हुआ है। वास्तु पुरुष का सिर घूम जाएगा। और जिस मैंने देखा है, मैंने गूगल में देखा है, कुछ लोगों ने उस चार्ट को 45 डिग्री घुमा भी दिया वास्तु पुरुष को। भाई कौन से प्रिंसिपल से तुमने घुमा दिया है? वो तो मैं ही तो घुमा, कोई उल्टा कर तू तो वो गलत चीज है, इलॉजिकल। शास्त्र, मेरा काम शास्त्रों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं जानता हूं तो मैं अपने से किसी ज्ञानी आदमी से पूछने की कोशिश करूंगा। देखो मैं तो रहने वाला हूं बनारस का। मेरा जन्म पढ़ाई लिखाई वहीं की है, और बनारस से ज्यादा धार्मिक, शास्त्रीय, वैदिक चीज और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल। हरिद्वार खाली लोग अस्थि बहाने जाते हैं, काशी में मोक्ष मिलता है। तो वास्तु का जो प्रिंसिपल है वो इन्हीं चीजों पर आधारित होता है। मैं खुद बताता हूं, मैंने दूसरों को बताया, और मैंने खुद एक घर बड़ा गलत ले लिया। क्यों? वो इतना खूबसूरत मकान था, 10वीं मंजिल का पेंट हाउस था, लेकिन सारे वास्तु दोष उसमें थे। सिर्फ लोकेलिटी और मकान को देख के। लेकिन वो जो कर्म हुए मेरे इस मकान में, दरवाजे के सामने खंभा, उसके सामने लिफ्ट, साउथ वेस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में मकान कटा हुआ, साउथ ईस्ट में किचन। ओ माय गॉड। सो आपके पास वो वाला भी एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। गड़बड़ जब गड़बड़ होता है तो कैसे होता है? सही। तो ये जो चीजें हैं मैं इसीलिए लोगों को बताता हूँ। एक बड़ा अच्छा शेर था जो हमारे पिताजी कहते थे, होकर मायूस न उखाड़ो आंगन से पौधे, होकर मायूस न उखाड़ो आंगन से पौधे, जो बरसी है धूप यहाँ बारिश भी यहीं होगी। अरे वाह, बहुत खूब। तो घबराओ नहीं अगर आपने गलत वास्तु का मकान बनवा लिया, क्योंकि 100% वास्तु कंप्लेंट तो आप मकान बनवा भी नहीं सकते हो। हाँ जी। वो राजा महाराजा बनवा सकते थे, हम नहीं बनवा सकते हैं। थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। हाँ जी। इसके लिए काफी कुछ वास्तु में रेक्टिफिकेशन भी दिए हुए हैं। मैंने किताब लिखी थी, वास्तु करेक्शन विदाउट डेमोलिशन। अगर किसी का घर वास्तु कंप्लेंट नहीं है तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, दैट कैन बी
रेक्टिफाइड, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड, रेक्टिफाई हो सकता है, फिक्स नहीं होता। फिक्स फंक्शुई में होता है, थोड़ा बहुत कर लो। अगर आपके पेट में अल्सर है तो ऊपर बैंडेड चिपकाने से अल्सर नहीं जाएगा, उसका ऑपरेशन जरूरी है। तो कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने बताई जो रेक्टिफिकेशन की गुरुजी। तो आप भी एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हैं, कोई लैंड का पीस ले रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो बनी हुई है, तो उस चीज़ में हमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए? या कई लोग कहते हैं इस डायरेक्शन में ना हो, उसमें ना हो, तो क्या क्या 4 या 5 मोटी मोटी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, हर आदमी जो भी देख रहा है, सुन रहा है, आप चेक करो। अगर आप जाके देखो यहाँ पर जो मकानों की लिस्टिंग आती है, हाँ जी, आपने मकान खरीदना है या किराए पे लेना है, तो आपको 80% जो मकान मिलेंगे बिकने वाले बड़े अच्छे, बड़े स्वैंकी, अभी नए बने, 2 साल पहले बने। भैया जब 2 साल पहले बने, किसी आदमी ने इतने शौक से बनाया तो बेचने पर क्यों आ गया? क्योंकि उसका वास्तु सही नहीं है। और वास्तु कैसे से नहीं है? अगर आप देखेंगे तो 80% से ऊपर मकान ये साउथ फेसिंग होते हैं। जब मैं किसी को बोलता हूं भैया तुम नॉर्थ ईस्ट देखो, नॉर्थ फेसिंग देखो, कहता जी मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस मकान में रहने वाला जल्दी मकान बेचते ही नहीं है। ओके। जब तक कि उस मकान से अच्छे मोहल्ले में, बड़े मकान में, ज्यादा सुविधाजनक मकान में नहीं जाएगा, वो मकान नहीं बेचेगा। इसलिए वो बहुत कम आते हैं, और आते हैं एक मकान के पीछे 10 आदमी लेनदार हो जाते हैं, उनको पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। नहीं तो अच्छे भले मकान को कोई क्यों बेचना चाहेगा? तो कुछ बातें मोटी मोटी ये रखनी चाहिए। नंबर 1, आपकी अगर लैंड है, कभी भी जो सड़क जा रही है उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ये फार्मूला पहाड़ी जगह पर लागू नहीं होता है। यहाँ एक कैविएट है। अब आप कहेंगे जो पहाड़ पे जा रहे हैं तो सटनली जब चढ़ाई पे जाओगे तो एक साइड का मकान ऊंचा होगा, एक साइड का नीचा होगा। ये वहां लागू नहीं होता है, ये लागू होता है प्लेन्स। क्योंकि पहाड़ पर भी अगर आपका मकान नीचे है तो वो किसी दूसरे मकान से ऊंचा ही होगा ना। राइट। दूसरी बात, जो लोग जमीन खरीदते हैं, एक बात चेक कर लेना चाहिए उनको कि जमीन में, अब यहां तो ऑस्ट्रेलिया में तो संभव होता नहीं है क्योंकि जो प्लॉट मिल गए आपको वही है। अब जमीन किसकी है क्या है, नहीं तो हिंदुस्तान में क्या तरीका होता है कि 4 कोने में हम 1 फीट चौड़ा 1 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसकी मट्टी चारों ओर से निकालते हैं और जमीन के बीचों बीच गड्ढा खोदते हैं। उसकी सारी मिट्टी हम मिला देते हैं और मिलाने के बाद में हम एक कोने में रख देते हैं और बीच के गड्ढे में हम पानी भर देते हैं। 24 घंटे बाद हम जाके देखते हैं कि उस गड्ढे में पानी बचा है या नहीं बचा है। अगर पानी नहीं बचता है तो फिर वो जमीन हम लोग अच्छी नहीं मानते हैं। आज के समय में, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। आप कहाँ रह रहे हैं? अब न्यूयॉर्क में आप मकान लेंगे तो क्या खोदेंगे वहां जाकर के? बिल्कुल। तो उसमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर प्रेफरेबली अगर हमारे फ्लैट का मुंह नॉर्थ ईस्ट हो, नंबर 1 पे वो फर्स्ट नॉर्थ हो, सेकंड प्रायोरिटी ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, वो भी गुड, साउथ ईस्ट हो। लेकिन साउथ वेस्ट का मकान नहीं लेना चाहिए। ओके। क्योंकि साउथ वेस्ट के मकान में तरक्की नहीं होती है और आदमी के स्वास्थ्य में, घर में आप देखेंगे कोई न कोई बीमारी लगी होती है। क्योंकि साउथ वेस्ट को हम बोलते हैं यममूला, वो यमराज का घर है। वास्तु पुरुष का जो पैर है वो वहां है। शनि कहाँ रहता है? पैरों में।
इसीलिए हम लोग, जो आदमी बहुत इधर उधर भटकता रहता है, कहते कि तेरे पैर में शनिचर लगा है क्या? एक जगह टिकता नहीं। जो नौकरी बदलता रहता है, भागता रहता है, परेशान होता है, मजबूरा होता है, तेरे पैर में शनिचर लगा है क्या? तो साउथ वेस्ट का मकान अवॉइड करना चाहिए अगर हो सके तो। हाँ, जो व्यक्ति बिजनेस में हो उसको साउथ वेस्ट और साउथ छोड़ करके उसको वेस्ट फेसिंग मकान नहीं लेना चाहिए। नौकरी पेशा आदमी के लिए वेस्ट ठीक है। ये आप बिजनेस की बात कर रहे हैं कि अगर बिजनेस वहां पे कोई कमर्शियल लैंड नहीं, जो बिजनेस करता हो, आप कहीं बिजनेस कीजिए तो आपको वेस्ट फेसिंग के मकान में रहने से तरक्की उतनी नहीं मिलेगी, बिजनेस उतना नहीं बढ़ेगा। ओके तो ये गुरुजी, ये जो रेजिडेंशियल और जो कमर्शियल हो या शॉप्स हमने खोलनी है, उसमें ये सेम प्रिंसिपल रहता है या उसमें सेम प्रिंसिपल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, फार्मूला तो वही सब जगह काम आएगा। अब ये तो नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ की ऑक्सीजन कुछ और है, कहीं की कुछ और है। हाँ, कई नहीं, मैंने इसलिए पूछा, कई लोग इसको भी कंफ्यूज करते रहते हैं। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक ये है कि आप अगर कोई बिजनेस खोल रहे हैं, पंसारी की दुकान है, आपको मालूम है इतने यही लोकेलिटी का आदमी आएगा खाएगा। अब हम जहाँ बैठे हैं, इसी अगर यहाँ कोई इंडियन शॉप खुलेगी तो यही का इंडियन आएगा। मैं तो उतनी दूर से आऊंगा नहीं। बिल्कुल, धनिया मिर्चा खरीदने। बिल्कुल। और ये कॉर्नर वाला प्लॉट होता है, उसका क्या होता है? कॉर्नर का प्लॉट का जो है, ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में दिमाग चलता है। हाँ, क्योंकि कॉर्नर के प्लॉट का, इसलिए हम लोग हिंदुस्तानी बेसिक रूप से थोड़े मुफ्तखोर होते हैं। क्या? क्षमा प्रार्थी के साथ में मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मैं भी जब वहां था तो कॉर्नर का प्लॉट खोजता था। क्यों? कि कॉर्नर के प्लॉट में हमको थोड़ी जगह सरकारी एक्स्ट्रा मिल जाती है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में कॉर्नर का प्लॉट कोई आदमी नहीं लेता है, क्योंकि काउंसिल आपसे कॉर्नर में इतनी जमीन, आपकी ही जमीन छुड़वा देता है जिसके पैसे आपने दिए होते हैं। क्यों? कि आदमी को हम बोलने में दिक्कत ना हो, कि कौन आदमी उधर से आ रहा है उसका दृष्टिबाधित न हो, उसके लिए ब्लाइंड स्पॉट न तैयार हो। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कोई आदमी आपको कॉर्नर में बनाने नहीं देता, इसलिए कोई आदमी कॉर्नर की जमीन नहीं चाहता। तो कॉर्नर प्लॉट का ये हमारे दिमाग में चला आ रहा है। नहीं, आजकल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से मैंने देखा था, टीवी में या व्हाट्सएप पे किसी ने फॉरवर्ड किया होगा कि अमिताभ बच्चन जी का घर है वो कॉर्नर में है, इसलिए उनकी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आई थी, हेल्थ इश्यूज थे, फिर उन्होंने बच्चन का घर कॉर्नर में, इसलिए मैंने तो देखा नहीं भाई अमिताभ बच्चन का घर, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? हाँ नहीं, वो कह रहे कि कॉर्नर वाले में हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं, तो फिर पता नहीं क्या किया। ऐसा कुछ नहीं, अगर ये कोई भ्रांति है तो निकाल दीजिए। आप इसी का उल्टा क्यों नहीं देखते? अमिताभ बच्चन को जितनी बीमारियां हैं और जैसा एक्सीडेंट हुआ था, इसको तो मर जाना चाहिए था। ये कैसे बचे रह गए? क्या ये कारण नहीं है कि वो मकान उसका पायदार है? अगर उसका मकान पायदार नहीं होता तो 7 पीढ़ी के लिए पैसा न जमा कर पाता। तो आप तो गिलास आधा भरा है या आधा खाली, ये आपका देखने का पर्सपेक्टिव है। इसका वास्तु प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं। तो वास्तु में कुछ नहीं मेंशन है कॉर्नर के बारे में। अरे भैया, जब वास्तु बना था तब प्लॉट नहीं कटते थे। ये ट्रू, दैट्स, हाँ जी। वास्तु जब बना था तो विश्वकर्मा जी को नहीं पता था कि आगे चल के ये लोग 200 गज के प्लॉट काटेंगे और कॉर्नर के प्लॉट के लिए मरम्मत। बिल्कुल, है ना, कि ये बसंत कुंज में और चाणक्यपुरी में लोग कॉर्नर का प्लॉट खोजेंगे कि सरकार ने सड़क के साथ में जो थोड़ी जमीन रखी है हम वो भी घेर लेंगे। ऐसा नहीं था। तो कोई हमको आदमी बता दे, हमको कमेंट में बता दे लिख करके, भाई इस ग्रंथ में लिखा है। मैं आपसे जो बात करूंगा वैदिक पौराणिक ग्रंथों के आधार पे, हवा हवाई नहीं। मैंने पढ़े हैं, मैंने अध्ययन किया है, मैंने 60 वर्ष लगाए हैं अपने इसी में। तो मैं जानता हूं चीजों को।
तो मेरा काम यही इस भ्रांति को दूर करना। दूसरा क्या चाहिए, आप जब भी मकान लें ये देख लें कि आपके, अगर फ्लैट ले रहे हैं, आपके फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लिफ्ट की डक्ट तो नहीं है। अगर किसी फ्लैट में, किसी भूमि में, किसी मकान के नक्शे में कुछ ऐसा एल शेप बनता है नॉर्थ ईस्ट में, भूल के मत लेना, नहीं तो जान के लाले पड़ जाएंगे। परिवार में कोई न कोई आदमी बीमार रहेगा और भयंकर बीमारी होगी। तो अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है आपको नहीं लेना चाहिए। कोई, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी हम ने कुछ जमीनें खरीदी, तो एक जमीन खरीदने जिसमें बहुत सारी देखे तो कईयों में मल्टी कॉर्नर होते हैं, ऐसी जमीन अच्छी नहीं मानी जाती है। जमीन हमेशा अच्छी मानी जाती है जो रेक्टेंगुलर हो। अगर एकदम स्क्वायर हो वो जमीन भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो उसको बनाते वक्त थोड़ी जमीन आप बगीचे के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी क्यारी बना के उसको आप मकान को अपना रेक्टेंगुलर कर दीजिए। मैं इसके बारे में आपको किसी एक और एपिसोड में बताऊंगा कि क्या क्या सावधानी करनी चाहिए और कैसे आप, अगर एग्जिस्टिंग मकान है और थोड़ी कुछ ये चीज़ें हैं तो आप उसको ठीक कर दीजिए। लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनके लिए मेरी टिप ये है कि कभी 3 कोने वाली जमीन नहीं खरीदिए। दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आगे से चौड़ी हो और पीछे से पतली हो, उसको हम लोग बागमुखी बोलते हैं, बहुत अच्छी होगी। अच्छा जी। लेकिन रहने के लिए आप बागमुखी मकान मत खरीदिए कि जिसकी जमीन बैक में नैरो हो। दूसरा थंब रूल क्या है, कोई जमीन ऐसी या कोई मकान ऐसा, ऐसी जमीन पर बना हुआ जिसका साउथ वेस्ट ऐसा नीचे है और 2 स्टेप में नीचे जाता है, या मिट्टी कम है, आपने बगीचा बनाया हुआ है, और नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, भूल के मत लीजिएगा। पैसे कभी नहीं रुकेंगे। अगर कोई जमीन ईस्ट में नीची है बहुत अच्छी है, वेस्ट में ऊंची है बहुत अच्छी है, लेकिन ईस्ट ऊंचा है और वेस्ट नीचा है, आप देख लीजिए। अगर उसको आप बैलेंस भर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर किसी लोगों की जमीन ऐसी है वो कमेंट करके हमको बताएं या हमसे कांटेक्ट करें। कोई फीस नहीं लेता हूं मैं आपको उसका उपाय बता दूंगा जो बिना खर्च के हो जाएगा और वो चीज बैलेंस हो जाएगी। देखिए एक बात मैं यहां आपको बता दूं, बैलेंस होना और एकदम फायदेमंद होना दोनों में बड़ा फर्क है। आप अच्छे भले हो, मैं कहूं आपकी टांग तोड़ देता हूं, प्लास्टर में आपका मुफ्त में कर दूंगा, तो भाई आप प्लास्टर कराने के लिए अपनी टांग तो नहीं तोड़वाओगे ना। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य कि आपकी टूटी हुई टांग में वो मजबूती वापस नहीं आएगी। राइट। लेकिन हाँ, नुकसान बच जाएगा। हाँ। अब आपने ले ही लिया है और आपकी कंडीशन ऐसी नहीं कि आप छोड़ सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल, दैट्स वेरी कॉमन। हाँ जी, इसको कर लेना चाहिए। वो करके आपका नुकसान बच जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो खर्चा कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छे, सिंपल सी। तो आज का एपिसोड हम इसी थॉट के साथ इस आपसे इजाज़त लेते हैं कि चलो जो है सो है, पर उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। देयर इज स्टिल अ होप। सो इसी थॉट के साथ हम आज के एपिसोड के लिए गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू गुरुजी फॉर योर टाइम। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। और आगे हम, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वास्तु के बारे में, अगर जैसे जैसे कमेंट आते हैं आप उनको लीजिए, हम आपको दूसरे एपिसोड में और सारी चीज़ें वास्तु के बारे में जो डिटेल है हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी से बातचीत करते हुए एज आपको भी लगा होगा कि कुछ ना कुछ मेरे भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम आपके क्वेश्चन गुरुजी के पास फॉरवर्ड करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इफ़ ही कैन रिप्लाई बैक
to your comments, or if he can come back to the studio and we can sit down and talk to him about your question, so that आपके जैसे किसी और के भी क्वेश्चन हो वो साथ के साथ आंसर हो सके. So I hope आज का जो पॉडकास्ट है आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो. प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप subscribing our channel and share it with your friends and family so that ये information उनके साथ भी share हो सके. Thank you very much for watching and मिलते हैं जल्दी ही आपको एक नए podcast के साथ.